जानकी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी जानकी के दरवाजे पर कोई अनजान व्यक्ति आता है जो बाहर से आवाज लगा रहा था। जानकी उसकी आवाज सुनकर अपनी बहू माला से कहती है, अरे ओ बहू, जरा बाहर जाकर तो देख कौन आया है, कब से आवाज लगा रहा है। जी माँ जी, अभी देखती हूँ कौन आया है, वो भी इतनी सुबह सुबह। अपनी सास के कहने पर माला जब बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर एक भिखारी कटोरा लिए खड़ा है, जिसे देखकर माला को अपनी सास की कही हुई बातें याद आती है और वो तुरंत उस भिखारी को घर में ले आती है और अपनी सास के बगल में बैठा देती है। हालांकि जब भिखारी जानकी के बगल में बैठ जाता है और जानकी को बदबू आती है, तब जानकी उस भिखारी की तरफ देखकर चौंक जाती है और तुरंत वहाँ से उठ खड़ी होती है। अरे रे बहू, ये कौन है? तू किस भिखारी को घर ले आई है? तेरे जान पहचान का है क्या ये? अरे नहीं माँ जी, ये भला मेरी जान पहचान का क्यों होगा? मेरे रिश्तेदार तो ऐसे नहीं है। आपके रिश्तेदारों का तो पता नहीं मुझे। तो किस खुशी में इसे घर के अंदर लेकर आ गई, जरा ये भी बता दे। माँ जी, कल ही तो आपने कहा था कि दरवाजे पर कोई भी आए उसकी इज्जत करनी चाहिए, तो लीजिए मैंने इन्हें घर के अंदर ही बुला लिया। क्यों, सही किया ना मैंने? मेरी माँ, मुझे माफ कर दे जो मैंने तुझसे ऐसी बातें कही, और अभी के अभी इस भिखारी को घर से बाहर निकाल। माँ जी देखिए, अभी आप अपनी बातों से मुकर रही हैं। आपने कल ही मुझे कहा था ना कि दरवाजे पर कोई भी आए उसे इज्जत से घर के अंदर लेके आना, तो मैंने भी इस भिखारी को इज्जत से घर के अंदर लाई हूँ, लेकिन आप इन्हें भगा रही हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे अभी के अभी घर से भगा, ये मैं कह रही हूँ। माला भी अपनी सास की बात मानकर भिखारी को घर से निकालते हुए कहती है, चलो जाओ यहाँ से, मेरी माँ जी ने कहा है भिखारी को घर में नहीं लाना, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये सब अपने दरवाजे पर खड़ी जानकी की पड़ोसन विमला देख लेती है और वो तुरंत यहाँ का सारा माजरा जानने के लिए जानकी के घर आ पहुँचती है। अरे जानकी, अभी थोड़ी देर पहले तेरी बहू एक भिखारी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही थी। तूने उसे कुछ सिखाया नहीं है? गरीबों का अपमान नहीं करते। अरे मैं तो अपनी बहू की हरकतों से परेशान हूँ, तुझे क्या बताऊँ। और तो और वो भिखारी ये भी कह रहा था जाते जाते कि दोनों सास बहू पागल हैं। पता नहीं कहाँ मैं सुबह सुबह इन भिखारियों के मुंह लगने आ गया। बता, इतनी बेइज्जती करवा रखी है तुम सास बहू ने। अरे विमला, तुझे तो कुछ बताने लायक बचा भी नहीं है। मैं अपनी बहू से इतनी परेशान हो चुकी हूँ। अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, मैं तो तेरे घर ही आ रही थी, तभी मैंने उस भिखारी को देख लिया। खैर वो सब तू छोड़, तुझे पता है अपनी पड़ोसन रमा की सास निपट ली। चल जरा उसे देख कर आते हैं, वरना कल को तेरे और मेरे निपटने पर कोई नहीं आएगा। कह तो तू सही रही है, रुक अपनी बहू को बता कर आती हूँ, वरना खामखा पूरे मोहल्ले में शोर मचा देगी कि मेरी सास भाग गई। जानकी अब अपनी बहू को ये बताने जाती है, लेकिन जानकी की बहू माला भी ये सुन लेती है और जाने की जिद करने लगती है। ऐसे में जानकी भी अपनी बहू को साथ लेकर जाती है। वहाँ सब रो धो रहे होते हैं। तभी विमला जानकी से कहती है, अरे अभी देख रमा को कितनी नौटंकी कर रही है। वैसे तो अपनी सास को कभी खाना पानी नहीं पूछती थी। हाँ, एकदम सही कह रही है तू। अब 4 लोग इकट्ठा हुए तो थोड़ा नाटक तो करना पड़ता है ना। तभी विमला की नजर जानकी की बहू माला पर जाती है, जो लोगों की भीड़ के साथ सेल्फी ले रही होती है। सत्यानाश हो तेरी बहू का, कैसे सेल्फी लिए जा रही है। अरे इसको लेकर घर जा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ यहाँ 2-2 जनाजे उठ जाएं। हे प्रभु, इसीलिए इस औरत को मैं कहीं लेकर नहीं जाती। इसकी हरकतों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। विमला, तू यहाँ देख, मैं इसे घर लेकर जाती हूँ। जानकी बिना समय गवाए अपनी बहू का हाथ पकड़कर सीधे घर आ जाती है और घर आते ही अपनी बहू से कहती है, वहाँ किसी फिल्म या सीरियल की शूटिंग चल रही थी, जो तू सेल्फी पर सेल्फी लिए जा रही थी। इतनी बेशरम कैसे हो सकती है तू बहू? माँ जी, आपने ही तो कहा था ना कि एक ना एक दिन मरना तो सबको है, लेकिन जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि 4 लोग बोले कितनी पागल औरत है। हे प्रभु, मैंने कौन से पाप किए थे जो मेरे मत्थे ऐसी बहू मर दी आपने। जानकी तो अपनी बहू से काफी परेशान हो चुकी थी, लेकिन वह सोच रही थी कि अब अपनी बहू को सुधारे तो सुधारे कैसे। एक रोज विमला के साथ जानकी देर शाम अपनी बहू को बिना बताए बाजार के लिए निकल जाती है। तेरी नौटंकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर आज तेरी बहू कहीं मायके तो नहीं चली गई? आहिस्ते बोल, अपने कमरे में टीवी देख रही होगी। अगर सुन लिया तो हमारे साथ बाजार जाने की जिद करने लगेगी। सही कह रही है तू, वैसे भी जहाँ जाती है वहाँ बदनामी ही करवा देती है। छोड़,
चुपचाप चल लेते हैं बाजार। विमला और जानकी बाजार पहुंच जाते हैं। इधर कुछ देर बाद जब माला हॉल में आती है तो अपनी सास को ना पाकर परेशान हो जाती है और वह अपनी सास को फोन भी लगाती है, लेकिन जानकी अपनी बहू का फोन ही नहीं उठाती। अब ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं और माला को अब चिंता होने लगती है और वो घर के बाहर आकर रोने धोने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। अरे कोई तो मेरी माँ जी को ढूंढ लाओ, ना जाने कहाँ चली गई है। मुझे माँ जी पर पहले तो शक था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो पान वाले लाल बहादुर के साथ भाग जाएंगी। अरे बहुत बुरा हुआ बिटिया तेरे साथ। वैसे मुझे पहले से ही तेरी सास पर शक था कि उसको उस पान वाले बहादुर के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मोहल्ले की बात थी तो मैं भी चुप रह गई। देखिए ना काकी, ये मेरी माँ जी ने ये क्या कर दिया। माला ने तो रो धोकर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन कुछ देर बाद विमला और जानकी बाजार से लौटते हैं। जानकी अपने घर के बाहर भीड़ देखकर विमला से कहती है, अरे विमला देख तो मेरे घर के आगे कितनी भीड़ लगी है। ये मोहल्ले के लोग मेरे घर के बाहर भीड़ क्यों लगाए खड़े हैं? अरे जल्दी चल, जरूर तेरी बहू ने कोई नया ड्रामा खड़ा कर दिया होगा। जब विमला और जानकी वहाँ पहुँचते हैं तो सभी जानकी को घूरने लगते हैं और उस भीड़ में से एक औरत जानकी से कहती है, अरे बहन, तुमको तनिक भी शर्म नहीं आई जो उस पान वाले लाल बहादुर संग चक्कर चला रही हो? वह तो भला हो तुम्हारी बहू का, जिसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। हमने तो सोचा तुम उसी के साथ निकल ली। राम रे राम जानकी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू मेरे साथ उठती बैठती खाती पीती सब कुछ है, लेकिन आज तक मुझे भी भनक नहीं लगी कि तेरा इस पान वाले के साथ चक्कर चल रहा है। चुप कर तू। और बहू, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अरे तुझसे तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। तू भूल गई मैंने तुझे कहा था कि उस लाल बहादुर के साथ किसी दिन अपनी पड़ोसन रमाना भाग जाए। माँ जी आप लौट आई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप वापस आ गई। और अगर आपने ऐसा कहा था, शायद मैंने ही गलत समझ लिया। जानकी इतनी बदनामी हो गई, उसका क्या? नहीं जानकी, अब तो इसको सबक सिखा ही दे। मैं तो कहती हूँ कि इसे कुछ महीने के लिए इसके मायके छोड़ दे, तभी इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू एकदम सही कह रही है विमला, ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है। देख तो जरा, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर रखा है इसने, और ना जाने उनके सामने इसने क्या क्या बका होगा। अरे जानकी बहन, तुम्हारी बहू ने तो हमें बताया कि तुम उस पान वाले के संग भाग गई हो, लेकिन जो भी हो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारा उस पान वाले लाल बहादुर के साथ चक्कर है। तू जाती है यहाँ से मार खा कर जाएगी। जानकी के चरित्र के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं अपनी जानकी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जानकी की बहू जो जानकी की खूब बदनामी करवाती है। अब जानकी भी अपनी बहू से कुछ ज्यादा ही परेशान हो चुकी थी और वो अब विमला की बात मानकर अपनी बहू को कुछ महीने के लिए उसके मायके भेज देती है। आरती एक सोशल वर्कर थी, जिसकी वजह से उसका पूरा समय वृद्धा आश्रम में ही गुजरा करता था। बाहर वालों की नजरों में आरती की बहुत अच्छी छवि थी कि वो बूढ़े और बेसहारे लोगों की मदद करती है। पूरे दिन वृद्धाश्रम में लोगों की सेवा करती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घर आने के बाद वो अपनी बूढ़ी सास से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो घर के सभी काम अपनी सास से करवाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह आरती वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से नीचे आती है। तभी उसकी सास कुसुम, जो कि चाय की ट्रे लेकर रसोई से निकल रही होती है, लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाती है। तभी आरती अपनी सास को इस तरह देखकर वो अपनी सास से गुस्से में बोलती है, माँ जी आपने ये क्या किया? कितना महंगा कप तोड़ दिया मेरा। एक काम आप ठीक से नहीं कर सकती? आए दिन कुछ ना कुछ तोड़ती ही रहती हैं आप। माफ कर दे बहू, वो कल से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए चक्कर आ गया था और मेरे हाथों से चाय गिर गई। अगर ऐसी ही बात है तो जाकर दवा लीजिए। यहाँ मेरे घर के सामानों का नुकसान करने में क्यों लगी हुई हैं? आपको पता है मैंने ये कप का सेट बाहर से मंगवाया था और आपने एक झटके में तोड़ दिया। अब जाकर पोछा लेकर आइए और फर्श को साफ करिए। किसी काम की नहीं है आप। आरती इतना कहकर हॉल में बैठकर फोन चलाने लगती है और कुसुम रसोई में जाकर पोछा लेकर आती है और हॉल में सफाई करने लगती है। तभी उसका बेटा अमित भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर हॉल में आता है। अपनी माँ को पोछा लगाते हुए
और अपनी पत्नी को सोफे पर बैठकर फोन चलाते हुए वो अपनी पत्नी से बोलता है। अरे क्या बात है, सोशल वर्कर तो तुम्हारी तरह होना चाहिए। अरे वृद्ध आश्रम की सोशल वर्कर का अपने घर के वृद्ध लोगों के साथ ऐसा बर्ताव है। अरे तुम्हारे वृद्ध आश्रम के लोगों को भी तो पता चले, अरे ताकि तुम्हारी ये दिखावे की जॉब चली जाए। आप फिर शुरू हो गए। मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि मेरी जॉब को लेकर मुझसे कुछ मत बोला कीजिए, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आता। आखिर आपको मेरी जॉब से परेशानी ही क्या है? अरे मैंने कुछ गलत नहीं बोला, और ना मुझे तुम्हारी जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो मुझे तुम्हारे इस दोगले चेहरे से है। अरे एक तरफ तो तुम वृद्ध आश्रम में बूढ़े लोगों की इतनी सेवा करती हो, वहीं अपनी बूढ़ी सास से घर के काम करवाती हो। बेटा चुप हो जा, बहू ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। तुम दोनों आपस में मत लड़ो। ये चाय मुझसे ही गिर गई थी तो मैंने सोचा मैं ही साफ कर दूं। अपने घर का काम करना कोई गलत बात नहीं, तू ऑफिस जा। अपनी माँ के कहने पर अमित गुस्से में आरती के हाथों से उसका फोन छीनकर जमीन पर फेंक देता है और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद आरती भी वृद्धाश्रम के लिए चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वृद्धाश्रम के बाहर एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। तभी वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है। क्या हुआ माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं और आप रो क्यों रही हैं? बताइए मुझे, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। बेटी, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? माँ जी बिल्कुल मिलेगा। आप जैसे लोगों की सेवा करने के लिए ही तो हमने ये आश्रम खोला हुआ है। आप चलिए मेरे साथ। आरती इतना कहकर उस बुढ़िया का हाथ पकड़ती है और उसे उठाती है और धीरे धीरे आश्रम के अंदर ले जाती है। गलती से बुढ़िया के गंदे हाथ उसकी साड़ी पर लग जाता है और उसकी साड़ी खराब हो जाती है। ये देखकर आरती को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस बुढ़िया से बोलती है। ओ बुढ़िया, ये तूने क्या किया? मेरी इतनी महंगी साड़ी गंदी कर दी। ओ गॉड, तुझे पता भी है ये साड़ी कितनी महंगी थी? आज का तो दिन ही खराब हो गया। बेटी, ये तेरा कौन सा रूप है? अभी तो तू बड़े ही प्यार से बात कर रही थी, जरा सी साड़ी गंदी क्या हो गई तो मुझे ऐसे बोल रही है? तू ऐसे ही सभी वृद्ध लोगों से बात करती है क्या? ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं ये बुढ़िया अंदर जाकर मेरी शिकायत ना कर दे। नहीं नहीं माँ जी, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। आप गलत समझ रही हैं। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ और आपके लिए कुछ खाने के लिए भी भिजवा देती हूँ। आरती इतना कहकर उस औरत को कमरे में बिठाकर वृद्धाश्रम की रसोई में जाती है और उसके लिए खाने को फल लेकर आती है और अपने हाथों से खिलाती है। तभी वो बुढ़िया औरत उससे बोलती है। तेरी सास कितनी किस्मत वाली होगी जिसे तेरी जैसी बहू मिली है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। आरती की सच्चाई से अनजान बुढ़िया उसे बहुत आशीर्वाद देती है, जिसके बाद आरती अपने कैबिन में जाकर आराम से बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब वो अपने घर लौटती है और रसोई में जाकर देखती है कि खाना तैयार नहीं है, तभी वो अपनी सास के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी सास चादर ओढ़कर सो रही है। ये देख आरती उसकी चादर खींचते हुए उससे बोलती है। माँ जी, ये कौन सा टाइम है आपके सोने का? आप जानती हैं कि आते ही मुझे बहुत भूख लगती है, तो खाना बनाने के जगह आप यहाँ आराम फरमा रही हैं। आप 3 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती क्या? बहू, मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब सुबह से ही थी, लेकिन फिर मैंने बहुत सारे कपड़े धो लिए, जिसकी वजह से मुझे बहुत जोर से बुखार हो गया। मैंने अम्मी से दवा मंगवाई है, खा लूँ तो आराम होते ही बना दूंगी। माँ जी, लेटने से तबीयत और ज्यादा खराब होती है। चलिए चलिए, आप उठिए और रसोई में जाकर मेरे लिए खाना बनाइए। देखिए आपका बुखार यूं गायब हो जाएगा। बहू, हाथ छोड़, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। नहीं माँ जी, चलिए चलिए रसोई में, मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी। आरती जबरदस्ती अपनी सास का हाथ पकड़ उन्हें खड़ा करने की कोशिश करती है। तभी उसका पति अमित वहाँ आ जाता है और अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर आरती का हाथ जोर से झटकते हुए उससे बोलता है। हाँ हाँ, लगती है तुम एक काम क्यों नहीं करती? वैसे भी तुम वृद्ध आश्रम में रहने वाली बहू हो, तो पूरा दिन तुम्हारा वहीं निकल जाता है। अरे तो सुबह और रात के लिए तुम घर क्यों आती हो? वहीं रह जाया करो, कम से कम हम तो शांति से यहाँ रह पाएंगे। हाँ हाँ, आपका बस चले तो आप मुझे वृद्धाश्रम में ही भेज दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जब इस घर में आओ
तब कलेश होता ही है। आरती इतना कहकर गुस्से में दरवाजे को जोर से बंद करके वहां से चली जाती है। अगले दिन वो वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है, जिस पर वो रो रही होती है। तभी वो जल्दी से अपने मायके पहुंचती है और देखती है कि उसकी माँ जमीन पर बैठी है और उसकी भाभी के वो पैर दबा रही है। ये देखकर आरती अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आती? अपनी माँ समान सास से पैर दबाते हुए। आप तो ऐसी नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें कि मैंने तुम्हारी माँ से अपने पैर दबाए? लेकिन तुम भी तो अपनी सास के साथ यही करती हो ना। उसके बेटे के सामने उसकी माँ को नौकरानी बनाकर रखती हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? तो मैंने सोचा कि तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल लूं। आपको ये किसने कहा? आरती के इतना पूछने पर अमित अपनी माँ को लेकर आता है और उससे कहता है, मैंने बताया है भाभी को सब कुछ। क्यों, कुछ गलत कर दिया क्या? जैसा बर्ताव तुम मेरी माँ के साथ इतने समय से कर रही हो, वैसा ही बर्ताव तुम्हारी माँ के साथ हुआ तो तुम्हें इतनी मिर्ची लगी। तो सोचो कितनी तकलीफ होती होगी मुझे। ये सब नाटक तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया गया था, ताकि तुम्हें अपनी गलती महसूस हो। अपने घर वालों की बात सुनकर आरती को अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। सुमन को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन किसी कारण उसके घर वालों ने उसकी शादी एक गरीब घर में राघव नाम के लड़के से कर दी। शादी के बाद भी सुमन को पढ़ने का कभी मौका नहीं मिला। राघव एक दफ्तर में काम करता था। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती जाती है और सुमन को भी काम करने की जरूरत पड़ गई थी। वो एक घर में काम करने के लिए जाती है, जहाँ की मालकिन उससे कहती है, ये बताओ कि तुमने पहले कहीं पर काम किया है या यहाँ पर पहली बार कर रही हो? हाँ मैडम, हमें सब आता है। अपने घर में तो हम झट से काम पट से आराम किया करते थे। आपको कभी भी किसी भी काम को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जुबान तो बहुत चलाती हो, इसी तरह हाथ पैर भी चला लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कल से आ जाना काम पर। 10,000 महीना पगार होगी और मुझे काम अच्छे से चाहिए। छुट्टी मत करना, कोई बहाना मत करना। जी मैडम, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। इतना कहकर अब सुमन वहाँ से चली जाती है। शाम के समय वो अपने हस्बैंड से कहती है, सुनिए जी, आज मैं काम देखने गई थी। जहाँ काम देखने गई थी ना, वहाँ की मालकिन थोड़ी खड़ूस लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो मेरा काम देखेगी तो खड़ूस नहीं रहेगी। पैसे भी सही नहीं दे रही। 10,000 महीना। अब आप भी काम करना और मैं भी काम करूँगी। अब हम घर आराम से चला पाएंगे। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अब तुम काम करोगी, वो भी दूसरों के घर में, नौकरों का काम? नहीं 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 नहीं, तुम ये काम नहीं करोगी। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार लड़की हो, तुम्हें ये काम करना शोभा नहीं देगा। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में पति पत्नी मिलकर काम करते हैं तभी घर चलता है। तो क्या हुआ अगर मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब भला मुझे कौन सा सरकारी नौकरी मिलने वाली है? भगवान ने चाहा तो तुम्हें भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी कभी ना कभी, लेकिन तुम यह काम मत करो। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मैं भी तुम्हारे साथ घर संभालना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर अब दोनों खाना खाते हैं। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह सुमन काम पर चली जाती है, जहाँ वो पूरा काम करती है और फिर सफाई करने वो मालकिन के बेटे के कमरे में जाती है, जहाँ उसकी बहुत सारी किताबें रखी थी। किताबों को देखकर सुमन कहती है, ये क्या, यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं, ये तो देखी हुई लग रही हैं। सुमन उन किताबों को देखकर उन्हें पढ़ने लगती है। इतनी ही देर में वहाँ पर मालकिन का बेटा नितिन आ जाता है और सुमन को देखकर कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे छोटे मालिक, आप माफ करना, मैंने आपकी किताबों को हाथ लगाया। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? छोटे मालिक, वो बस मैं आपकी कुछ किताबें साफ कर रही थी और कुछ नहीं। मैं आज ही यहाँ आई हूँ काम करने के लिए। क्या तुम्हें पढ़ना आता है? ज्यादा नहीं, बस 12वीं क्लास तक ही पढ़ी हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ ये सब काम क्यों कर रही हो? आगे पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने? हम गरीबों के नसीब में नहीं है ये सब मालिक। हम तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। और अब हमारी कहाँ है उम्र पढ़ने वाली? अरे ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। तुम अब भी पढ़ सकती हो, पता है तुम्हें? दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर मालकिन आ जाती है और दोनों को देखकर कहती है,
यहाँ ये सब क्या हो रहा है? और तुम सुमन, तुम यहाँ काम करने आई हो या बातें करने? कहा था ना चुपचाप काम करना। माफ कीजिए मालकिन, मैं भी करती हूँ सारा काम। इतना कहकर अब सुमन वहाँ से चली जाती है। यूं ही कुछ दिनों तक सुमन काम करके अपना घर चलाती है। अगली सुबह सुमन के घर उसकी सास विमला आती है और कहती है, अरे बहू, मैंने सुना है कि तू अब दूसरों के घरों में काम करने जाती है। ये सब शोभा नहीं देता तुझे। माँ जी, वो घर में कुछ दिक्कत आ गई थी और सिर्फ आपके बेटे के पैसे के खर्चे से घर नहीं चल पा रहा था, इसलिए मुझे भी काम करना पड़ा। और काम करने में कौन सी बुराई है, 2-4 पैसे घर आएंगे तो मजा ही आएगा। अरे मैं मना नहीं कर रही हूँ तुझे काम करने के लिए, लेकिन तुझे पता है मेरी पड़ोस में जो सुनीता रहती है ना, उसकी बहू रीमा है ना, उसकी सरकारी नौकरी लगी है। अगर कुछ करना ही है तो अच्छा ही करो, जिससे कि हमारा नाम भी हो। नौकरों की तरह काम करने में क्या फायदा, बदनामी ही होगी। लोग कहेंगे फलाने की बहू दूसरों के घर में काम करने जाती है, झाड़ू पोछा करती है। माँ जी, अगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी नहीं कराई होती और आप मुझे आगे बढ़ने देती तो शायद आज मेरी भी सरकारी नौकरी होती। अगर तुझे पढ़ा भी देते तो कौन सा तू कुछ कर लेती। करना तो तुझे झाड़ू पोछा ही है। हमारी किस्मत में कहाँ ऐसी बहू जो सरकारी नौकरी करती हो। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर अब सुमन चुपचाप अपने काम पर चली जाती है, जहाँ पर वो फिर से मालकिन के बेटे के कमरे में सफाई करने जाती है, जहाँ वो देखती है कि नितिन अपने कमरे में सारी किताबें बांध कर रख रहा था। ये देखकर सुमन कहती है, अरे छोटे मालिक, आप ये सब क्या कर रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं इन सारी किताबों को? अरे अब क्या बताऊं आपको, मैंने कलेक्टर का एग्जाम दिया था लेकिन उसमें पास नहीं हो पाया, इसलिए इन किताबों को फेंक रहा हूँ। क्या फायदा इन किताबों का जब मैं पास ही नहीं हो रहा हूँ। अरे आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? आपको एक बार और कोशिश करनी चाहिए, क्या पता आप पास हो जाओ इस बार। लेकिन मैं करूँ क्या, मुझसे अकेले पढ़ाई होती ही नहीं है। बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ। आप भी तो पढ़ी लिखी हैं, आप क्यों नहीं ट्राई करती पढ़ने का? हम दोनों साथ पढ़ लेंगे, क्या पता इस बार मेरा लक काम कर जाए या फिर आपका ही नाम आ जाए सरकारी नौकरी के लिए। छोटे मालिक, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं तो आप जितनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैंने तो बस 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर रखी है। तो क्या हुआ, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, क्या जा रहा है ट्राई करने में। लेकिन मैडम जी को पता चला कि मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं माँ को संभाल लूंगा। बस आप इन किताबों को पढ़िए, मुझे यकीन है कि आपकी नौकरी पक्का लगेगी। ठीक है छोटे मालिक, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी। इतना कहकर अब सुमन उन किताबों को अपने साथ ले जाती है और जब वो उन सब किताबों को देखकर उसकी सास विमला उससे कहती है, बहू ये सब क्या है? इतनी सारी किताबें कहाँ से ले आई? अब फिर से स्कूल जाने वाली है क्या तू? नहीं माँ जी, मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाली हूँ। वो जहाँ मैं काम करती हूँ ना, उन मालिक के बेटे ने मुझे ये सब किताबें दी है पढ़ने के लिए और उन्होंने कहा कि मैं सरकारी नौकरी हासिल कर सकती हूँ। अरे वाह, पहले नौकरानी बनी अब सरकारी नौकरानी बनेगी। अपना ये सपना रहने दे, छोड़ दे, ये पूरा नहीं होगा। माँ जी आप देखना, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी। इतना कहकर अब सुमन उन किताबों को अपने कमरे में रख देती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और दिन में सुमन मालकिन के घर में काम किया करती और रात में पढ़ाई। और फिर कुछ समय बाद सुमन के एग्जाम की डेट भी आ जाती है और नितिन सुमन से कहता है, सुनिए, आप इतने दिनों से पढ़ाई कर रही हैं, अब एग्जाम की डेट भी सामने आ गई है, तो अब आप तैयार रहना एग्जाम के लिए। छोटे मालिक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अरे दीदी, आप इतना मत सोचो, बस जाकर तैयारी करो और सब ठीक होगा। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं और अब सुमन एग्जाम देने जाती है। एग्जाम के कुछ समय बाद अब उसका रिजल्ट आता है तो नितिन सुमन को बताता है कि सुमन एग्जाम में पास हो गई है और उसे सरकारी नौकरी मिल गई है। ये जानकर सब हैरान थे और उन दोनों को बात करते हुए देखकर मालकिन कहती है, क्या कर रही हो तुम? आजकल बहुत बातें करने लगी हो, काम से निकाल दूंगी मैं तुम्हें। मालकिन आप क्या निकालेंगी, मैं खुद ये जॉब छोड़ रही हूँ, अब मुझे सरकारी नौकरी मिल गई।